हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल राइवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैं आनुवंशिकता और वातावरण पढ़ा रहा था, उसमें पहला पार्ट हो चुका था। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं सब कुछ आपको समझा चुका था। ठीक है, कल सिर्फ और सिर्फ समझाने का काम हुआ था। हमने नहीं कुछ नोट्स ऐसे बनवाए थे और ना ही लिखवाए थे। ठीक है, आज हम आप सबको अच्छे से नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, अच्छे से तरीका बताएंगे और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। जो चीज़ हमें कठिन लगेगी मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप सबको समझ में आ जाए। और साथ में ही मैं साइड हटकर आप सबको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, जिससे आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें और तैयार कर सकें। चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ लौटता हूँ। कल समझाने का काम हो गया था। आज कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन है जो हम सबके परीक्षा में पूछी ही जाती है, चाहे वो टेट का पेपर रहा हो, चाहे सीटेट का पेपर रहा हो। वहां पर डिफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं किस राइटर की डिफिनेशन है। तो उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण आज 3 राइटर मैंने लिए हैं, और तीनों राइटर बहुत ही महत्वपूर्ण, ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, इन तीनों राइटरों ने कौन सी परिभाषा दी, क्या दिया, चलिए पढ़ते हैं। जैसे बी.एन. झा महोदय ने क्या कहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होने की क्रिया ही वंशानुक्रम, यानी अनुवांशिकता या वंशानुक्रम में मैंने कल आपको क्या बताया था, यही तो बताया था कि माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफर हो रहे थे, फिर यही लक्षण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे थे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुण लक्षण जो भी हैं वो सब ट्रांसफर हो रहे थे। यानी माता पिता वो भी उनके माता पिता से मिले होंगे। यानी कहने का मतलब है जो भी वंशानुक्रम है या अनुवांशिकता है वो बच्चों में, ठीक आने वाली पीढ़ियों में, वो हम सबके जो भी है उनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये बी.एन. झा महोदय ने बताया। दूसरा देखते हैं, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, फिर से एक बार देखना, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम। यानी जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं जो माता पिता की मानसिक और शारीरिक विशेषता, मानसिक कैसे, यानी जो माता पिता उच्च बुद्धि के हैं या प्रबल बुद्धि के हैं या अच्छी बुद्धि के यानी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट, यानी उनके बच्चे भी प्रखर बुद्धि के होंगे, यानी मंद बुद्धि के नहीं होंगे। और शारीरिक रचना से मतलब क्या है, जिन बच्चों के माता पिता मोटे हैं, ठीक है, हष्टपुष्ट हैं, तो उनके बच्चे भी हष्टपुष्ट होंगे, मोटे ताजे होंगे। और जिनके माता पिता एथलीट टाइप के हैं, दौड़ने धूपने वाले हैं, खेलने कूदने, उसी प्रकार उनके बच्चे भी होंगे। यानी हमारे जेम्स ड्रेवर महोदय ने क्या बताया कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों को हस्तांतरण होना हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक, तीसरा देखते हैं सोरेनसन महोदय। इन्होंने क्या बताया, पितृ बच्चों की विशेषताओं व गुणों को प्रकट करते हैं। पितृ क्या होता है, पितृ यानी जो पिता के पक्ष के होते हैं। पिता के पक्ष कौन कौन होंगे, दादा हैं, यानी बाबा हैं, चाचा हैं, ठीक है, बुआ हैं, दादी हैं, चाची हैं। ये किस तरफ के हैं, ये यानी पिता की तरफ से, तो इनको पितृ कहते हैं। यानी जो पितृ बच्चे हैं, बच्चों को, यानी जो गुण ट्रांसफर होंगे बच्चों में अनुवांशिकता या वंशानुक्रम से, वो पिता के पक्ष के ट्रांसफर होंगे, ऐसा सोरेनसन महोदय का मानना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आपको पूरा मौका देते हैं। जैसे बी.एन. झा महोदय ने क्या बताया, वंशानुक्रम व्यक्ति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने की क्रिया ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर महोदय बताते हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। वैसे ही सोरेनसन महोदय कहते हैं पितृ बच्चों की विशेषताओं व गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, आप सबको स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं, मैं साइड हूं। और अगर इस समय आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, वहां मैं आप सबको संतुष्ट या उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए, लगता है ले क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं। कल आप लोगों को क्रोमोसोम और गुणसूत्र बारे में बताया था कि कैसे माता के और पिता की तरफ से होते हैं, कैसे लड़का और लड़की होता है, ये सब मैंने कल समझा दिया था। यानी फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद आगे आपको फिर हम बताते हैं कैसे वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं, कौन से नहीं है, थोड़ा सा समझते हैं बस। जैसे माता की तरफ से इधर मान लेते हैं ये माता है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं कौन है, पिता है ये। और हमने कल एक बात बताई थी क्या, 22 गुणसूत्र माता के और 22 गुणसूत्र पिता के समान होते हैं। ये कल बात बता चुका। जो बच्चे का ट्रांसफर होना यानी 23वां गुणसूत्र,
वहां पर बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, यानी 23वां गुण माता की तरफ XX होंगे और पिता की तरफ X और Y होते हैं। कल ये बात बताई थी। अगर हमने कहा था X और X मिल जाते हैं, X और X मिल जाते हैं तो कैसी संतान होगी? हमारी लड़की होगी। ठीक है, कल ये बात बताई थी, कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने एक बात और बताई थी, हमने बताया था अगर Y और X मिलते हैं तो लड़का हो जाएगा, यानी लड़के की संभावना ज्यादा हो जाती है। बात और हमने कल भी बताया था, आज देखते हैं। जैसे माता पिता इनके 22 गुणसूत्र सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चे में लिंग का निर्धारण है वो 23वें गुणसूत्र के होगा। माता की तरफ XX होते हैं, पिता की तरफ XY होते हैं। अगर माता की तरफ से 1X और पिता की तरफ से 1X दोनों मिलते हैं, XX मिल गए तो लड़की होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वहीं X और Y मिल जाते हैं तो लड़के होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जो 22 समान है उन्हें समजातीय गुणसूत्र कह देते हैं या समजात लक्षण कह देते हैं। ठीक है, और इनको विषमजाति कह देते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं। वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है? समानता का नियम, यानी समानता का सिद्धांत कह लें चाहे समानता का नियम कह लें। जैसे पहला यहां पे लिखते हैं, चाहे इसको मैं सिद्धांत लिखूं चाहे नियम, बात एक ही है। इसमें क्या है देख रहे हैं, समानता के नियम में सीधा सीधे बात बताई गई, जो जैसे माता पिता जैसे हैं वैसे ही उनकी संतानें होंगी, यानी तेज बुद्धि लब्धि के माता पिता हैं तो तेज बुद्धि लब्धि के ही उनके बच्चे होंगे, ऐसा समानता के नियम में बताया। और समानता का नियम दिया किसने? अगर बात करें तो सोरेनसन महोदय ने इसको दिया था। सोरेनसन महोदय ने इसको दिया था। ठीक है, समानता का सिद्धांत, समानता का नियम किसने दिया? सोरेनसन महोदय ने दिया। इन्होंने एक बात बताई, क्या कि समान माता पिता की संतान भी समान होगी, यानी अगर मंद बुद्धि के माता पिता है तो उनकी बच्चे भी मंद बुद्धि की होंगी। ठीक है, अगर उनका कहने का मतलब था माता पिता विकलांग है तो उनके बच्चे भी विकलांग हैं। अगर उनके बच्चे माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बालक भी तीव्र बुद्धि के हैं, ऐसा सोरेनसन महोदय का मानना था। यानी इसको इन्होंने सीधा सीधा बता दिया, बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान, मंद बुद्धि की माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होंगी, यानी समानता के नियम में इतना ही बताया। और इसको दिया किसने था? सोरेनसन महोदय ने। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम, विभिन्नता ने किसको दिया था? इसमें 3 लोग शामिल हो जाएंगे। पहला लैमार्क महोदय, दूसरा यहां पर लैमार्क है, फिर डार्विन है, ये 2 लोग शामिल हो गए थे किसमें? विभिन्नता के नियम। इसमें इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न माता पिता की संतानों में विभिन्नता देखने को मिल सकती है। जैसे इसमें क्या, इसमें माता पिता की जो समान माता पिता है, जो समान इक्वलिटी के माता पिता है, उनके बच्चों में विभिन्नता देखने को मिल सकती है। देखिए, समान माता पिता की संतानों में विभिन्नता, जैसे मान लिया माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं या उच्च बुद्धि के हैं, लेकिन उनकी संतानें कैसी हैं? मंद बुद्धि की हैं, है ना, या औसत दर्जे की हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलने वाला। हो सकता है माता पिता की लंबाई अधिक से अधिक हो, बच्चों की लंबाई कैसी है? छोटी हो गई। ठीक है, वो नाटेकत के हो गए। यानी कहने का मतलब ये था यहां पर सीधा सीधा कि जो माता पिता हैं जरूरी नहीं वैसे ही उनके बच्चे हो जाए, उनमें विभिन्नता देखने को जरूर से जरूर मिलेगी, या थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन विभिन्नता हमको जरूर मिलेगी। ये था विभिन्नता का नियम। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्यागमन का नियम।
इसको इरेज कर दें? नहीं, अभी नीचे आ जाएगा, देखो। प्रत्यागमन का नियम क्या है? अगर प्रत्यागमन की बात करें, इसको किसने दिया था? तो इसको लैमार्क महोदय ने अकेले दिया था। लैमार्क महोदय, इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्यागमन का क्या होगा? प्रतिधन आगमन। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, प्रतिधन आगमन, यानी या अगर इसका पूरा सही अर्थ निकाला जाए तो विपरीत जाना। विपरीत जाना जय कैसे समझना? जरूरी नहीं माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, ठीक है, तो बच्चे भी उसी तरह का काम करें। हो सकता है वो भी बच्चे भी तीव्र बुद्धि के हों, लेकिन माता पिता जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, पिता इंजीनियर है, तो जरूर चाहेंगे कि हमारा बेटा भी आईआईटी में सिलेक्ट हो, है ना, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, लेकिन वो उनके साथ नहीं, वो हो सकता है दूसरे रास्ता पकड़ ले, यानी पिता की तरफ से दूसरा, है ना। जैसे मान लेते हैं किसी घर में माता पिता है, दोनों डॉक्टर है, तो वो अपनी लड़की को, अपने लड़कियों को डॉक्टर बनाना चाहेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है बिटिया एक्टर बनना चाहे, लड़का एक्टर बनना चाहे, यानी वो विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी उनकी तरफ, उनके साथ, उनके संगत में, उनके साथ में समर्थन नहीं कर रहा, वो किसी और गुण की ओर जा रहा, यानी कहीं ना कहीं उसको कुछ और पसंद है, माता पिता कुछ और कराना चाह रहे हैं, यानी उस पर जबरदस्ती करने जा रहे हैं। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं माता पिता के लक्षणों में विपरीत, माता पिता के लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाली संतान होना। ठीक है, जय। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी और कुछ नियम है, उनको देखते हैं। इसको इरेज करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। तीन नियम हो गए थे, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम कौन सा है? बीज कोष के, बीज कोष का नियम। ठीक है, बीज कोष का नियम किसने दिया था? बीजमैन ने ही दिया था। इसमें क्या होता? इसमें बीजमैन ने बताया था कि इसको अगर कहें तो सीधे सीधे इसे अमरता तथा निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। यानी जीवन देने वाला मूल कोष कभी नष्ट नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो माता पिता के भी होंगे और उनकी संतानों में होंगे। जैसे हो सकता है माता पिता के गाल में कहीं तिल हो या कुछ ऐसा निशान हो, वही निशान, यानी वही निशान उनकी संतानों में ट्रांसफर हो सकता है जैसे मेरे यहाँ पर तिल है, मेरी आने वाली संतानों में वही तिल सेम जगह पर हो, या कुछ और, कुछ ना कुछ ऐसा लक्षण जो माता पिता में था वही लक्षण उनकी संतानों में दिख जाए, तो उसे किसे कहते हैं? बीज कोष का नियम कहते हैं। ऐसा ही बीजमैन ने बताया था। इसे अमरता का और निरंतरता का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा पता लग रहा है कि वो माता पिता से ट्रांसफर हो, और निरंतरता का हो सकता है मेरी आने वाली आगे पीढ़ियों में भी ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते थे। ठीक है, चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम देखते हैं, जैसे अर्जित का नियम। अर्जित का नियम ये हमें वंशानुक्रम से नहीं मिलता, इसे हमें अर्जित करना पड़ता। कोई स्किल है, जैसे हमारे माता पिता को नहीं आती, लेकिन मैंने उसको अर्जित किया, कैसे? सीख करके, उस पर प्रैक्टिस करके। ठीक है, हमने अपनी स्किल मजबूत कर ली, तो स्किल मजबूत कर ली तो इसमें हमारा ज्ञान और बढ़ता गया। ठीक, यही है, इसको लैमार्क बात कह सकते हैं। इसको लैमार्क महोदय ने दिया था, यानी अर्जित का नियम किसने दिया था? लैमार्क महोदय ने दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये हमें वंशानुक्रम या अनुवांशिकता से ना प्राप्त होकर के, हमें कहां से? हमें अपनी स्किल मजबूत करके, हमें अपना और डेवलपमेंट करके या प्रैक्टिस करके ऐसे ही प्राप्त होगा। यानी ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होगी और कहीं ना कहीं से हमको अर्जित करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार नहीं बन सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन आज का ट्रेंड यही है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मास्टर का बेटा मास्टर। आजकल का तो ट्रेंड यही है ना। लेकिन लेकिन अगली बात करें तो अब ऐसा नहीं है।
वो कहीं ना कहीं अपनी और स्किल देखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलग काम, अलग स्किल सीखते रहते हैं। ये अर्जित का नियम होते हैं। आज मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ठीक है, वंशानुक्रम के नियम बता दें, आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सबको अच्छा समझ में आया तो हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप सबका भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। हम चाहते हैं आप हमारा अधिक से अधिक मोटिवेशनल बनाएं। आप सबका मोटिवेशनल हमारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही है। वो जितना करेंगे उतना हमें संतुष्टि मिलेगी और आपको और अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो भी है वो सब हम आप सबको प्रोवाइड करा पाएंगे। कुछ दिन के बाद हम अपना एक नया टेलीग्राम भी बनाएंगे जिसमें आप सबको ऐड करके उसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।